उपस्थितान् सर्वान् अभिवादयामि। गुरुवर्यान् सर्वान् अभिवादयामि, नमस्करोमि। अस्यां पुण्यमय्यां नगर्यां विद्वत्परिषदि अहम् उपस्थितः इति मम कृते अतीव सन्तोषस्य विषयः अस्ति। तदर्थम् आयोजकान् धन्यवादान् करोमि। धन्योऽस्मि इति मन्ये। ततः परं प्रस्तुतीकरणस्य सौकर्याय यथा योग्य भाषा प्रयोगाय प्रार्थयामि। जैसे भी मुझे अच्छे से प्रेजेंट करना आसान लगे उस भाषा में प्रेजेंटेशन करने की मैं आगे चाहता हूँ और अपना प्रस्तुतिकरण चालू करते हैं। तो पोस्ट वन सेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए अलग ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो पता है उसी का रिफाइनमेंट जो मैंने 5 साल किया, मैं भी 5 साल पहले स्टूडेंट था, पर तंत्रयुक्तियों का अध्ययन करते समय मुझे जो चीजें ध्यान में आई, 5 साल पहले जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, शायद आज आप लोगों प्रॉब्लम फेस करते हो, आपके भी मन में वो विचार आता हो। अगर नहीं आता हो तो वो कैसे आए, इस विचार से हम प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। तंत्रयुक्ति इति अत्यंत क्लिष्टो विषयः, निरसः विषयः, अप्रायोजकः विषयः। ऐसे तंत्रयुक्ति पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एक कॉमन थॉट होता है। अपने में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि तंत्रयुक्ति ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और वो मतलब क्लिष्ट है और वो मुश्किल है और आज का रिलेवेंस उसमें नहीं है, आज वो रिलेवेंट नहीं है, ऐसे किसी को लगता है क्या? क्लिष्ट तो नहीं, पर सार्थकता कम समझ में आ रही है। सार्थकता कम समझ में आ रही है। हाँ, और बोलिए, जो भी कोई बोलना चाहता है बोल सकता है। रिलेवेंट कम है सर, रिलेवेंट कम लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये ऐतिहासिक विषय है और नहीं आ रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, बिल्कुल मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले 4 लेक्चर्स में वर्तमान परिप्रेक्ष्य और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में भी आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो शुरुआत करते हैं। हमको ये ऐसा लगता है, हमको ये इसलिए लगता है कि तंत्रयुक्ति ये विषय क्लिष्ट है क्योंकि तंत्रयुक्तियों का अध्ययन हम जिस पद्धति से करते हैं उस पद्धति में थोड़ी गड़बड़ है। मैं आयुर्वेद का टीचर हूँ, आयुर्वेद के स्टूडेंट जो तंत्रयुक्ति पढ़ते हैं तो उनके लिए तंत्रयुक्ति कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। 10 मार्क का टॉपिक उनको आता ही है आंसर देने के लिए, और समझ में कुछ आता नहीं है तो उसको मुजब कर डालते हैं और जैसे क्या वैसा वहां लिख के आ जाते हैं और नैया पार हो जाए एक बार की। मतलब their approach itself is pessimistic when they are starting learning Tantra. If you want to understand Tantra properly, first of all, you should change the approach in which we are learning Tantra. First of all, we should forget that Tantra Yukti is a complex and complicated subject which is difficult to understand. Why? इसलिए कि तंत्र युक्तियों का प्रयोग छोटा बच्चा भी करता है क्या? छोटा बच्चा घर में खेल रहा है, उसको बोल देते हैं, उसके पिताजी बोलते हैं कि यहाँ मत खेलो, घर में मत खेलो। वो क्या करता है? छोटा बच्चा घर में खेल रहा है, पिताजी बोलते हैं घर में मत खेलो, वो क्या करेगा? बाहर चले जाएगा। पिताजी ने बोला क्या बाहर जाके खेलो करके? नहीं बोला। पिताजी ने क्या बोला? यहाँ मत खेलो। उसने सही मतलब निकाला उसमें से। He used तंत्र युक्ति प्रॉपरली। बाहर से कोई गेस्ट आया और बच्चा था घर में, उसको बोला पानी, तो वो घर में अंदर जाके पानी अपने सर पे नहीं डालेगा, वो क्या करेगा? पानी लेके जाएगा उसको पीने के लिए। अब उसने तो बोला नहीं पानी लाके मुझे पिलाओ, तो उसने समझ में आ गया है। पहले वाक्य में उसने अर्थापत्ति की, उसको ये समझ में आया कि यहां नहीं खेलना है। इस वाक्य में निषेध जो है वो खेलने की क्रिया का नहीं है, वो खेलने के स्थान का है। अगर हम स्थान परिवर्तन करते हैं तो हम खेल सकते हैं। खेलने के 2 स्थान है, घर में या बाहर।
घर का निषेध कर दिया, बाहर जाके खेल सकते हैं। अब ये बच्चा भी कर सकता है। इसका मतलब तंत्र युक्ति बिल्कुल क्लिष्ट विषय नहीं है। तंत्र युक्ति ये सहज विषय है। सहज मतलब, सहज से मेरा क्या मतलब है? सहज मतलब साथ में पैदा हुआ। साथ में हाँ, जब से हम भाषा का प्रयोग करने लग गए तब से हम तंत्र युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना। बगैर तंत्र युक्तियों के प्रयोग किया भाषा प्रयोग कर ही नहीं पाते। तंत्र युक्तियों की युक्ति होती है जिससे पुनरुक्ति घटती है, जिससे इंटेलिजेंस आता है बात करने में। ये सब टेक्निक हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं भाषा प्रयोग के साथ। तो तंत्र युक्ति ये सहज विषय है, हमेशा ध्यान रखना। तंत्र युक्ति ये सहज विषय है, इसको केवल समझने की जरूरत है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तंत्र युक्ति मतलब क्या? तो अभी आपके 3 दिन बड़े 2 दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुए आपके तंत्र युक्ति के बारे में। तो तंत्र युक्ति मतलब क्या, इस बारे में आपने क्या समझा, जान लीजिए। मैं ही बताता हूँ। तंत्री धारणे क्या उनकी डेफिनेशंस, तनोति पुराणार्थान तत्व मंत्र समन्वितान प्राणस्य कृते यस्मात् तंत्र युक्ति अभेद्यते युक्ति धातु 3 प्रत्यया युक्ति अभवा। ये सब डेफिनेशन आपके शायद मतलब करनी होगी या करेंगे, परंतु वो चतुर नहीं बनना है। कौन चतुर? कौन सा चतुर बोल रहा हूँ? क्या नहीं बचा गया? 3 मिनट्स में चतुर नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए रेंचो। तो अब मुझे रेंचो वाली स्टाइल में बताओ युक्ति मतलब क्या होता है। सिर्फ वैसे मत समझा जैसे उसने समझाया था, आप अलग तरीके से समझा सकते हैं, पर मुझे समझाओ कि युक्ती मतलब क्या होती है। थोडी अजून ग्राम्य भाषा आली तर अजून चांगलं वाटेल ऐकायला। टेक्निक तंत्र युक्ति मतलब जुगाड़, जिसको ग्राम्य भाषा में जुगाड़ होता है। मैं ये इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। भैया जुगाड़ कब लगाते हो? टेक्निक बोला ना तो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मीनिंग आ जाता है। जुगाड़ कब कर? हाँ, वेरी गुड। ये काम नहीं हो रहा यार, ये ना करना है, हो नहीं रहा, तो क्या करोगे? जुगाड़ लगाओगे। तो जुगाड़ मतलब क्या? जब सामान्य पद्धत्या कार्य सिद्धिर्न भवति तदा युक्ते प्रयोजनम भवति। जब सामान्य तरीके से कार्य की सिद्धि नहीं होती तभी युक्ति लगाते हो ना। अदरवाइज युक्ति की जरूरत ही नहीं है। यहाँ दाल चावल पड़ा है, उसको खाना है, उठा के खा लो, उसमें कौन सी युक्ति लगाओगे? पर लंबे लंबे नूडल रखे यहाँ, एक नूडल उठा के खाओगे क्या? पॉसिबल नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ लगना पड़ेगा, युक्ति करनी पड़ेगी, काटा लेना पड़ेगा कि लो और खाओ। मतलब यदा यदा सामान्य पद्धत्या यदा कार्य सिद्धिर्न भवति विशिष्ट कार्य सिद्धि युक्त्या भवति। अब हम अपने डिस्कशन के मेन टॉपिक पे आ गए। अब आपको ध्यान देना, विशिष्ट कार्य सिद्धि युक्त्या भवति। युक्ति अगर प्रयोज्य होती है तो विशिष्ट कार्य सिद्धि होनी चाहिए। अगर विशिष्ट कार्य सिद्धि नहीं होती तो वो युक्ति नहीं है। यहां से उठ के बाहर क्या करोगे? निकल जाओ। अब आपको यहां से उठ के अमेरिका जाओ, उठ के चलने लगोगे क्या लगेगा? एरोप्लेन लगेगा। अब एरोप्लेन आपके पास है, एरोप्लेन आपके पास है, आपको जाना है टॉयलेट बाहर। भैया एरोप्लेन है ना, ले जाओ ना, एरोप्लेन में बैठ के जाओ टॉयलेट। नहीं जा पाओगे, क्यों? वो युक्ति नहीं होगी क्योंकि वो प्रयुक्त नहीं हुई है। तो वो युक्ति है जो प्रयुक्त होकर विशिष्ट अर्थ का साधन करे, विशिष्ट अर्थ को प्राप्त करा दे। अगर युक्ति प्रयुक्त करके विशिष्ट अर्थ का ज्ञान नहीं होता तो वो युक्ति नहीं है। ये डेफिनेशन बताई है टीकाकारों कि युक्ति तभी है जब विशिष्ट अर्थ का ज्ञान हो, अदरवाइज वो युक्ति नहीं है। अब आज तक आपने युक्तियां नहीं पढ़ी थी, फिर भी आप शास्त्र पढ़ रहे थे, तो बगैर युक्ति के क्या बिगड़ गया आपका? ये बात ध्यान रखिए कि जब अभी तक जो आप ग्रंथ पढ़ रहे थे, तंत्र पढ़ रहे थे, वो सामान्य रीति से पढ़ रहे थे। अभी तक आपको उसका विशेष ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ है। जब आप उसको युक्ति लगा के पढ़ोगे तो सही बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस, नाचने लगोगे। या क्या पता चला? ये तो पता ही नहीं चलता था अगर मैं युक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता था। तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल, यदा विशिष्ट कार्य सिद्धिर्न भवति तदा साधयुक्ति तदा युक्ति प्रयुक्ता चेत
मया विशिष्टम किं ज्ञातम इति सर्वदा चिंतनीयम, इति सर्वदा चिंतनीयम। जब युक्ति प्रयोग करते हैं, जब युक्ति ढूंढते हैं तंत्र में, तो युक्ति का प्रयोग करते हैं, तो युक्ति के प्रयोग से मैंने क्या विशेष जाना, इसका हमेशा चिंतन करना। अगर विशेष कुछ नहीं जाना है तो युक्ति नहीं है, आप अपने आप को बता रहे। जैसे मया आम्रफलम खादितम, मया आम्रफलम खादितम, इस वाक्य का क्या, मैंने आम्रफल खाया, मेरे द्वारा आपका फल खाया। हाँ, मेरे द्वारा आपका फल खाया गया। और हाँ, और साधारण अर्थ है, ये क्या हो रहा है, साधारण अर्थ की प्राप्ति हो रही है ना, अभी का साधारण अर्थ की प्राप्ति हो रही है। अभी देखिए, इसका पूर्ण करते हैं, इस वाक्य का पूर्ण करते हैं ना, मया आम्रफलम खाया, मैंने। अब सोचिए, अगर उसके साथ 25-50 लोग होते, दोस्त होते उसके, और वो किसी बगीचे में जाते और वहां आम खाते, सब जन मिलके पार्टी करते, तो वो क्या बोलता, हमने आम खाए, ऐसे बोलते थे। मैंने बोलता थे, तो मैंने बोल रहा है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग होने की संभावना कम है, नहीं थे, बहुत सारे लोग नहीं थे, इतना तो जान सकते हैं आप, क्योंकि मैं बोल रहा है तब, हाँ, आम पर फलम बोल रहा है। अगर वो फ्रूट प्लेट खाता, आम रहता, उसके साथ अंगूर रहता, उसके साथ ऑरेंज रहता, उसके साथ मौसम्बी रहता, और सब बढ़िया मिलकर सब फ्रूट खाता वो, तो वो क्या बोलता, फलानी आम्रफलम नहीं बोलता वो, मतलब उसने बाकी फल और ज्यादा खाने का चांस कम है, उसने आम का फल खाया, बाकी फल नहीं खाया उसने। मया आम्रफलम खादितम, अगर वो आम के फल से जूस निकालता, उसका जूस पीता, या उसमें दूध डालता, उसका शेक बनाता, या उसका आइसक्रीम बनाता और खाता, तो ये बोलता क्या मैंने आम खाया करके, नहीं बोलता। मतलब उसने आम की विकृति नहीं खाई है, विकृति विशेष कृति, गुण विकृति, आम विकृति, आम से जो बनता है उसको विकृति बोलते हैं। तो उसने आम विकृति नहीं खाई है, नहीं खाई होगी, नहीं खाई है, क्योंकि अगर वो आइसक्रीम खाता तो वो ये बोलता है कि मैंने आम का आइसक्रीम खाया। उसने आइसक्रीम नहीं खाया, उसने आम खाया है ना। अब मुझे बताइए, ये क्रिया किस ऋतु में हो रही है, उस ऋतु में जिसमें आम मिलता है। अभी आपको इस वाक्य से कर्ता के बारे में विशेष जानकारी मिली कि नहीं, कि वो एक ही होगा, वो बहुत सारे नहीं होंगे। कर्म के बारे में जानकारी मिली, बाकी कर्म नहीं होंगे, आम ही होगा, बाकी फ्रूट्स नहीं होंगे। क्रिया के बारे में जानकारी मिली कि उसने उसकी विकृति नहीं की होगी, उसने काट के खा लिया होगा उसको, नहीं तो बोलता मैंने आइसक्रीम खाया, ये खाया, वो खाया, खाता तो बोलता ना, नहीं। और ऋतु के बारे में जानकारी मिल रही है इस वाक्य में से, नहीं, आपको मिली कि नहीं मिली। मतलब युक्तियों का प्रयोग करके आपको इस साधारण वाक्य में से विशेष अर्थों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, अभी आपने युक्ति लगाई। ऐसे ही जैसे आप किसी वाक्य को युक्ति लगाओगे तो आपको अलग अलग अर्थों का पता चलेगा। मैं आपको टेक्निकल एग्जांपल भी दे सकता था, आयुर्वेद की बोले या मेडिसिन की बोले या बाकी इसके, पर वो मुश्किल हो जाते। तो ये समझने में आसान हो जाता है कि अगर आप किसी वाक्य का पूर्ण करके या किसी युक्ति को लगाते हैं तो उसमें से विशेष अर्थ की प्राप्ति आपको होती है। हाँ, मैं एग्जांपल दे रहा था, ये पूर्ण मतलब ये जो करते हैं, जैसे भी आपने ऋतु के बारे में जाना तो बिना वहन के जानते क्या, तड़का लगाए बगैर जानते क्या, ठीक है। ये तो बराबर है कि आप अगर लिंग वचन विभक्ति बदलते तो भी पता चल जाता, पर मैं वहन की बात कर रहा हूँ, तकनीकों की बात कर रहा हूँ, और आगे भी एग्जाम्पल आएंगे तो पता चलेगा आपको। पर अगर बाकी भी, अगर वो बोलता कि सबने खाए तो वो बहुवचन इस्तेमाल करता, मैं ये नहीं बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि उसके बात पे वहन करके हमको ये पता चलता है कि क्या क्या नहीं हुआ होगा, विशेष अर्थ प्राप्ति होती है ना आपको। जैसे ऋतु का अर्थ आपको विशेष प्राप्त चला,
विकृति नहीं की उसने, या आपको विशेष प्राप्त चला। इस तरीके से जब आप युक्तियों का प्रयोग करोगे तो अलग अलग अर्थों की प्राप्ति आपको होगी, तो ही उसको युक्ति बोलेंगे, नहीं तो उसको युक्ति नहीं बोलेंगे। अभी सबसे किम युक्तित्वम अस्मि चिंतनीयम। आप लोग युक्ति पढ़ते हो, आप युक्तियां पढ़े 3 दिन, चलो देखते हैं आपने कितनी युक्तियां पढ़ी। ये अनेकांत तंत्र युक्ति है, संशय तंत्र युक्ति है। अच्छा, युक्ति मतलब क्या? अभी हमने बोला युक्ति प्रमा का साधन होता है ना, प्रमा का साधन है युक्ति। तो युक्तियों का प्रयोग करेंगे, युक्ति पढ़ेंगे तो प्रमाण जनन होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, अज्ञान की वृद्धि नहीं होनी चाहिए, फिर उसको युक्ति बोलते। और दिखता अयुक्ति जैसा हो, बढ़ता उससे अज्ञान है। अभी मुझे बताइए कि जैसे उसमें अनेकांत था, आपने अनेकांत पढ़ा है 3 दिन से। अभी मुझे ये बताइए कि अनेकांत में क्या युक्ति है, अनेकांत की क्या व्याख्या है। चलो व्याख्या में बता देता हूं आपको। अनेकांतो नाम अन्यतर पक्ष अनवधारणम, क्वचित तथा क्वचित यथा इति अनेकांतः, क्वचित तथा क्वचित अन्य इति नैकांतः। इसको अनेकांत भी बोला हुआ है। तो अनेकांत नैकांत मतलब कभी ये कभी वो, एक भी चीज ढंग से ना पकड़ पाना, किसी एक कंक्लूजन पे ना आ पाना, ये है अनेकांत। अनेकांत तंत्र युक्ति, किसी भी कंक्लूजन पे ना आना। संशय, संशय की भी सेम डेफिनेशन, संशय में भी उभय वस्तु विज्ञानम, दोनों तरीकों से ज्ञान होना, ये भी है वो भी है ऐसा लगना, इसको बोलते हैं संशय। अब मुझे बताइए आप विद्वान लोग कि अनेकांत में क्या युक्ति है? तंत्र युक्तियों के बारे में पढ़ रहा हूं, तब ये बात ध्यान में आई कि ये सब लोग बोलते हैं अनेकांत तंत्र युक्ति, उसकी डेफिनेशन याद कर लेते हैं। अनेकांत नाम अन्यतर पक्ष अनवधारणम, और तंत्र युक्ति लिख के भी आते हैं। तो मैंने कितने लोगों से पूछा, सर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसमें युक्ति क्या है। तो युक्ति तो छोड़ दे रही है, इसका भी उदाहरण नहीं हो रहा है, उसका भी उदाहरण नहीं हो रहा है, ये भी चीज पता नहीं चल रही, वो भी पता नहीं चल रही, और आप युक्ति बोल रहे हो। अच्छा, और एक मजे की बात बताऊं, इससे उल्टी एक युक्ति है, उसका नाम क्या है? एकांत। अरे वो भी युक्ति है यार, मतलब एकांत भी युक्ति है और अनेकांत भी युक्ति है। अब ये दोनों युक्तियां कैसे, बताइए मुझे, कौन बताएगा? अगर नहीं बता रहे हैं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आगे चलता हूँ। अगर बताने की कोशिश कर रहे हैं तो बताइए। अनेकांत में अनेक मत बोल सकते हैं, जैसे रसों के बारे में है कि कोई गीता है, कोई आर्ट है। अच्छा, अनेक मत हो सकते हैं। हाँ, जैसे रसों के बारे में जैसे है कि भरत मुनि बोलते हैं कि आर्ट है, और कोई फिर 9 बोलते हैं। हाँ, तो ये अनेक मत, अनेकांत तो वो अनेकांत है, शायद शायद हो सकता है। अच्छा, हाँ सर। तस्मिन् किं युक्तित्वं यदा संशयजनकः तदा तस्मिन् युक्तित्वं नास्ति, तत् अप्रमाय, उससे अप्रमा जन्म होगा। हाँ, अनेके अंतते। हाँ 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 हाँ, व्याकरण शास्त्र। हाँ 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 हाँ, तो अर्हति शक्यते। और यथा यथा चलके तथा सुश्रुतेन द्वात्रिंशत् तन्त्रयुक्तयाः उक्ता, चरकेन षट्त्रिंशत् तन्त्रया उक्ता। तस्य टीकाकारेण भट्टार हरिश्चंद्रेण
चतुर्विंशति तंत्रयुक्तयः उक्ता। अच्छा बराबर। अभी देखिए मतलब एकांत भी युक्ति है, अनेकांत भी युक्ति है। एकांत युक्ति है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, क्योंकि एक पक्ष का अवधारण करते हैं उससे ज्ञान हो जाता है। अनेकांत का मतलब क्या होता है देखिए, अनेकांत में एकांत तंत्रयुक्त्याः विरोधेन विद्यते अनेकांत तंत्रयुक्ति। अभी कस्य अपि एकस्य पक्षस्य अवधारणं कर्तुं न शक्यते इति अनेकांतः। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। परिभाषासु अन्यतर पक्षस्य अनवधारणम् इति पदेन नैकेषु अर्थेषु कस्य अपि एकस्य निर्धारणं चयनं न शक्यते इति अर्थो जायते। जितने भी अर्थ हैं उसमें से एक का ही केवल निर्धारण नहीं हो सकता। ये कंक्लूजन पे आते हैं आप लोग, ये संदिग्धता नहीं है, ये भी नहीं, ये हो सकता है या वो भी हो सकता है या वो भी हो सकता है, ऐसी संदिग्धता नहीं है उसके मन में। अगर ऐसी संदिग्धता होती और अप्रमा होती तो ये युक्ति नहीं होती। क्या होता है अवधारण? मतलब क्या होता है अवधारण? मतलब कैसा होता है निश्चय? अवधारण का निश्चय कैसे होता है? अन्य विवर्तनात् एकस्य चयनम at the exclusion of others, when you are selecting one, then it is अवधारण। बाकियों को एक्सक्लूड करके एक को चुनते हैं तब होता है एकांत। अवधारण एकांत की डेफिनेशन देखना, फिर आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। एकांत की डेफिनेशन में आता है कि अन्यों का व्यावर्तन करके जब एक को चुनते हैं तब होता है एकांत, है ना? अवधारण। तो ये अवधारण मतलब क्या? अवधारण शब्द का मतलब है अन्यों का त्याग करके एक को पकड़ना है। और अनेकांत में यही नहीं हो पाता। अनेकांत में क्या होता है? सर्वेषाम अर्थानाम योग्यत्वात् एकस्य चयनम न शक्यते। ये पिताजी है या दादाजी है या चाचा जी है या मामा जी है या वो नहीं है, तो दादाजी भी है तो पिताजी भी है। एकस्य अर्थस्य निर्धारणं भवितुं न शक्नोति इति निर्धारेण वदति। नेति 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 इति वर्णः, न इति न इति न इति, ये भी नहीं है। किसका उदाहरण किया आपने? किसी का भी नहीं किया। वैसे ही अनेकांत में आप इस कंक्लूजन पे आते हो कि ये भी बराबर है। जैसे मैंने बोला ये चाचा है या मामा है या पिताजी है या पुत्र है, एक का उदाहरण करो, नहीं हो सकता। किसी के मामा जी भी है, किसी के पिताजी भी है, किसी के दादाजी भी है, एक बताओ बोलो तो नहीं हो सकता। सर्वेषां अवस्थानां योग्यत्वात् एकस्य। बिल्कुल हाँ बराबर। हाँ वही मतलब एक का अवधारण करो, ऐसा जब नहीं हो सकता। जैसे कि अनेकांतवाद आया है जैनों में, मैं अभी उसी का आ रहा था कि अपने जो तर्क भाषायां प्रतिपादितेषु पंचसु हेत्वाभाषेषु एकः है ना, और अप्रमा सूचक अर्थ है प्रतिपाद। जो आर्हतों का अनेकांतवाद है, आर्हतों का स्यादवाद जिसको बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये बोलते हैं कि आपकी जो विचार है वो संकुचित रहने की वजह से, मतलब उनको लिमिट रहने की वजह से किसी भी अर्थ की संपूर्ण प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। इसलिए कोई एक चीज पूर्णतः सही है या पूर्णतः गलत है ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ये भी सच है, वो भी सच है, वो भी सच है। ऐसी कंडीशन जहां होती है वहां अनेकांत होता है। आप कंफ्यूजन की वजह से ऐसा नहीं बोलते, आप ज्ञान की वजह से बोलते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इनमें से एक का चयन करना मुश्किल है। अभी आपको अप्रमा है क्या? नहीं। अभी आप ये पूरे ठोकता ये बोल सकते हो कि नहीं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इनमें से एक का चयन नहीं हो सकता। इसलिए अनेकांत यहाँ पे युक्ति हुई। हाँ एक
Ekanta is an invariable word. And Ekanta is variable. And both of them have got some status in scientific literature. Ekanta and Ekanta romantical asada. They both have status. आयुर्वेद के एग्जाम्पल्स है ना इसमें, ये बहुत अच्छे हैं। वो क्या बोलते हैं कि जीवन के बारे में संदिग्धता है, अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु, क्रियाया संशयो भवेत्। क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है नहीं करना है, किए तो जीवन का किए तो बचेगा बता नहीं सकते, नहीं किए तो पक्का मर जाएगा। मतलब एक किसी तत्व पे आप पूरे अवधारण से नहीं आ सकते क्योंकि सभी बाजुएं सही होती है, समझिए, इसको बोलते हैं अनेकांत। अनेकांत जो प्रयुक्ति है, इसमें कई एकांत तंत्रियां समाहित हो सकती है। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल। एकांत से वो ये भी सही बोल रहा है, ये एकदम सही बात है। एकांत से वो भी सही है, एकांत से वो भी सही है। अब इसमें से गलत कुछ भी नहीं है। एकांत में क्या होता है, बाकी सब गलत रहते हैं, तो एक का चयन करता है। यहाँ सभी बराबर रहते हैं, एक का चयन नहीं कर पाता हूँ, तो वो अवधारण से बोलता है कि सभी बराबर है, इसलिए वो युक्ति हो जाएगी। ठीक है, युक्ति नाम समग्र ज्ञानाय विभिन्न शास्त्र निर्दिष्ट तंत्र युक्ति नाम अध्ययन अपेक्षितम। जो कि इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अभी आप तंत्र युक्तियों के अध्ययन के कोई लोग तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको तंत्र युक्तियों का समग्र अध्ययन करना है तो आप सभी शास्त्रों में वर्णित तंत्र युक्तियों की परिभाषाओं का अध्ययन करें। अनेकार्थ, हाँ, अब उसमें से अगर आपको बोला जाए कि एक चुनो तो आप नहीं चुन पाओगे, तो वो अनेकांत ही हो जाएगा। सिनोनिम से, सिनोनिम्स में से एक चुनो, मतलब एक सही चुनो, तो एक सही नहीं है, सभी सही है, दैट इज अनेकांत डेफिनेटली। ओके, मैं ये बोल रहा था कि अलग अलग शास्त्रों में जो तंत्र युक्तियों की परिभाषाएं बताई गई हैं उनका हाँ देखिए, तंत्र युक्तियों के प्रायोगिक उपयोग ये हमारा नेक्स्ट सेशन है। इसी का जो नेक्स्ट सेशन है वो अभी आप तंत्र युक्तियों का इस्तेमाल नहीं किए हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि तंत्र युक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं एक्चुअल में। जब आप प्रैक्टिकल साइंसेस की बात कर रहे हैं तो अनेकांत तंत्र युक्ति का प्रयोग कैसे होगा ये भी हम इसमें से देख लेंगे, उसमें अनेकांत के बारे में नहीं है, पर मैं बता दूंगा आपको। अभी आपने देखना है कि विभिन्न शास्त्र निर्दिष्ट तंत्र युक्ति नाम अध्ययनम अपेक्षितम। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि किसी भी तंत्र की जो तंत्र युक्ति की डेफिनेशन है वो उसके काम को पूरा करे उतनी होती है। किसी भी किताब में डेफिनेशन, मतलब हर किताब में की नहीं, पर जैसे तंत्र युक्तियों की बात कर रहे हैं अपन, तो ये देखा जाता है कि अलग अलग शास्त्रों की तंत्र युक्तियों की डेफिनेशन ये एक दूसरे को पूरक है। मतलब आप अगर सब डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको तंत्र युक्तियों की कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन मिल जाएगी। जैसे कि पूर्व पक्ष करके तंत्र युक्ति है। पूर्व पक्ष मतलब क्या? पूर्व पक्ष मतलब क्या बताइए? क्या बोलो? ओपोनेंट। ओके, आक्षेप पूर्वक प्रश्न। अभी ये बड़ा उभन करने वाली बात हो गई, बोल रहे हैं नाम परिभाषासु वैविध्यम दृश्यते सति अपि वैविध्ये परस्पर पूरकत्वम तासाम अर्थेषु विद्यते। अगर वो वैविध्य भी है उनकी डेफिनेशन में तो उनमें परस्पर पूरकता होती है, और ये परस्पर पूरक अर्थों को अगर आप एक करते हैं तो हमको समग्र अर्थ की प्राप्ति हो जाती है।
जैसे कि पूर्व पक्ष है, यथा पूर्व पक्ष नामक के प्रकरण में विभिन्न परिभाषातः विभिन्नार्थो ज्ञायते। देखिए क्या होता है, तेषां भिन्नानाम् अर्थानां समायोजनेन सकलार्थ अवबोधः शक्यते। यथा पूर्व पक्षस्य वाक्यत्वं सर्वैः आचार्यैः प्रतिपादितम्। पूर्व पक्ष ये आक्षेप पूर्वक वाक्य है, आक्षेप पूर्वक प्रश्न है। ये पूर्व पक्ष ये वाक्य है, ये सब आचार्य बोलते हैं। तस्य वाक्यस्य प्रश्नत्वं सुश्रुताचार्येण निर्दिष्टम्। पूर्व पक्ष ये वाक्य तो है नहीं, पर प्रश्नार्थक वाक्य है, मतलब प्रश्न पूर्वक वाक्य है, ऐसा सुश्रुत बोलते हैं। पूर्व पक्ष प्रश्न इति युक्त्या तस्य प्रश्नस्य आक्षेपत्वम् अपि सुश्रुताचार्येण एव निर्दिष्टम्। वो केवल प्रश्न है, वो केवल वाक्य नहीं है, वो प्रश्नात्मक वाक्य, वो केवल प्रश्नात्मक वाक्य नहीं है, वो आक्षेपात्मक प्रश्नात्मक वाक्य है। मतलब भट्टाचार्य चरक के टीकाकार है, उन्होंने 4 ज्यादा युक्तियां बताई है, उसमें से एक युक्ति बताई है, वो है प्रश्न परिप्रश्न। परिप्रश्न मतलब क्या, एक शिष्य अपने गुरु को अपने जिज्ञासा के समाधान के लिए जो प्रश्न पूछता है वो परिप्रश्न है। इसमें उसमें फर्क है ना। ये क्या है, ये आक्षेप पूर्वक प्रश्न, एक विधान जो प्रश्नात्मक है, जो आक्षेपक है, वो पूर्व पक्ष है, ऐसा सुश्रुत बोलते हैं। तस्य प्रश्नस्य आक्षेपत्वम् अपि सुश्रुताचार्येण एव प्रतिष्ठितम्। आक्षेपपूर्वकः प्रश्नः पूर्वपक्षः इति वचनेन। अब देखो, तस्य आक्षेपस्य प्रतिषेधः कर्तव्यः इति कौटिल्येन सूचितम्। प्रतिषेधितव्यं वाक्यम् इति वचनेन। वो वाक्य है, वो प्रश्नात्मक वाक्य है, वो आक्षेपकात्मक प्रश्नात्मक वाक्य है। फिर कौटिल्य क्या बोलते हैं, वो प्रतिषेधात्मक वाक्य है, उस आक्षेपकात्मक वाक्य का प्रतिषेध करना है। यह अलग बात पता चली आपको। ओके, तस्य आक्षेपस्य प्रतिषेधः कर्तव्यः इति कौटिल्येन सूचितम्। सः आक्षेपः प्रतिज्ञाते अर्थे क्रियते इति तंत्रयुक्तिकारैः प्रतिष्ठितम्। प्रतिज्ञातस्य चार्थस्य दूषकं वचनम् इति परिभाषया। अब ये जो आपका आक्षेप होता है, ये प्रतिज्ञात अर्थ पे होता है, ऐसा तंत्रयुक्तिकार का बोलना है। मतलब इसी पूर्व पक्ष के 5 डेफिनेशन आपको मिले। पहला वो वाक्य है, दूसरा वो प्रश्नात्मक वाक्य है, तीसरा वो आक्षेपकात्मक प्रश्नात्मक वाक्य है, चौथा ये मिला कि वो प्रतिषेधिता हुआ प्रश्नात्मक वाक्य है। बाद में वो प्रतिज्ञात अर्थ पे होता है। या डेफिनेशन कैसे मिली, आपने अलग अलग शास्त्रों की डेफिनेशंस को साथ में पढ़ा। ऐसे काफी सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, एक सिर्फ आपके जानने के लिए मेरे सामने रखा है। इसलिए अगर आप डिटेल में तंत्रयुक्ति पढ़ना चाहते हैं तो सब शास्त्रों में जो तंत्रयुक्ति की डेफिनेशन दी है वो कंपेयर करो। मेरे पास 14 डेफिनेशन है हर तंत्रयुक्ति की, और उन डेफिनेशंस को पढ़ के फिर अपन ऊहन करके उनका सही मतलब निकाल सकते हैं। ओके, तंत्रयुक्ति नाम स्वरूपम किंतु चिंतनीयम। हम लोग तंत्रयुक्ति पढ़ते हैं, पर तंत्रयुक्ति का स्वरूप क्या है, स्वरूप मतलब उसका क्रक्स क्या है, मतलब उसका प्रत्यात्म लिंग क्या है, ये अपने को पता ही नहीं होता। प्रत्यात्म लिंग मतलब उसके रहे बगैर वो युक्ति नहीं हो सकती। जैसे अभी पूर्व प्रश्न बोला, पूर्व प्रश्न का स्वरूप क्या है, आक्षेप। अगर आक्षेप नहीं है तो वो पूर्व प्रश्न नहीं है। समझ गया? अगर आक्षेप नहीं है उस वाक्य में तो आप उसको पूर्व प्रश्न नहीं बोल सकते। वैसे ही उद्देश्य बोला मतलब क्या बोला, संक्षेप था। अगर संक्षेप नहीं है तो उसको उद्देश्य नहीं बोल सकते।
अगर वाक्य शेष है तो क्या है? अगर शिष्टत्व है ऊर्ध्व पद है तो शिष्ट बचा हुआ है, जो आपको अपने आप पता चलेगा। शिष्ट पद तो चाहिए तभी तो वाक्य शेष होगा, अदरवाइज वाक्य शेष नहीं होगा। हमारा क्या होता है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, एक जैसी डेफिनेशन है तंत्र युक्तियों की, उनमें आप परफेक्शन कैसे लाओगे? वो परफेक्शन आएगा इस प्रत्यात्म लिंग से, कैरेक्टरिस्टिक फीचर से। तो आप जब भी तंत्र युक्तियां पढ़ें तो आप ये डेफिनेटली ध्यान में रखें कि उस तंत्र युक्ति का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जिसके बगैर वो तंत्र युक्ति नहीं हो सकती। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। हाँ, आपको टास्क दिया है सर ने कि दूसरा आयाम, इसमें पदशेष क्या है, वाक्य शेष क्या है। आयुर्वेद में बताओ, रसः, रसेन, इसमें मांस ये पदशेष है, मांस रस बोलते हैं वो, आयुर्वेद में जब रस बोलते हैं तो कुछ कुछ जगह रस का अर्थ क्या होता है, मांस रस लेना पड़ता है, क्योंकि विशिष्ट पद है। समझ गया? इसके बारे में, वाक्य शेष के बारे में हम बात बात करेंगे अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रथम अस्मिन, अभी सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, उक्त अर्थ से अनुक्त अर्थ का भावन करने वाली कौन कौन सी युक्ति आपको पता है, बताइए, जिसमें उक्त अर्थ से अनुक्त अर्थ का भावन हो। वेरी गुड। और अनुमान, अच्छा अनुमान नहीं, मैं तंत्र युक्तियों की बात कर रहा हूं। हाँ, अतिदेश, वेरी गुड। अतिदेशेन अपि उक्तेन अनुक्तार्थस्य भावनं भवति, अर्थापत्या अपि उक्तेन अनुक्तार्थस्य भावनं भवति। और बताइए, अनागतापेक्षा, हाँ अच्छा, मतलब मेरे को अनागत विकसित बताना पड़ेगा और प्रतिक्रांत विकसित तो वैसे आएगा बाद में, पर अच्छा और बताइए, विदर्शन, वेरी गुड। और पूरा तो छोड़ दिया भैया, वो सबसे बड़ी तंत्र युक्ति होती है, सब तंत्र युक्तियां वो में आती है। विपर्य भी आने वाला है अपने प्रसंग, वेरी गुड। पर प्रसंग से क्या बोली, हेतु अर्थ, वाह। पर मैं इस डिस्कशन में जाऊंगा तो अपना मेन टॉपिक रह जाएगा। मेरा बोलना ये था कि इन सब से उक्त अर्थ से अनुक्त अर्थ का भावन होता है। अभी ये सब बता दिया हमने, अब मुझे ये बताइए कि इन सब में क्या है। उक्त से अनुक्त अर्थ का भावन तो सभी से होता है, तो सभी एक ही कर लगे, अलग अलग रखे, क्यों रखे अलग अलग? क्योंकि उक्त अर्थ से अनुक्त अर्थ भावन की प्रक्रिया में भेद है। एक तंत्र युक्ति में जिस प्रक्रिया से अनुक्त अर्थ साधन होगा, दूसरी तंत्र युक्ति में उस प्रक्रिया से अनुक्त अर्थ साधन नहीं होगा, अलग प्रक्रिया से होगा। ये प्रक्रियाएं कौन पता करेगा? जिसने ये प्रक्रिया पता कर ली उसने तंत्र युक्ति सीख ली, जिसने तंत्र युक्तियों के प्रत्यात्म लिंग सीख लिया उसने तंत्र युक्ति सीख ली, क्योंकि उसी में कंफ्यूजन रहता है और उसी में डाउट रहते हैं, उसी में गलतियां होती। तो आपको क्या करना है, कथम युक्तित्वम, कोई भी युक्ति पढ़ो तो पहले देखो कि इससे प्रमाणन होने की प्रक्रिया क्या है। अब जैसे कि ये युक्ति है अर्थापत्ति, अर्थापत्ति से उक्त अर्थ से अनुक्त अर्थ का भावन कैसे होता है। अर्थापत्ति नाम यद अकीर्तितम अर्थ आपद्यते, ये डेफिनेशन का अर्थ तो पता चल गया ना आपको। अर्थापत्ति नाम यद अकीर्तितम अर्थात आपद्यते, यद अकीर्तितम
अर्थात आपद्यते, मतलब लोग समझे रहे। अकीर्तितम आपद्यते अर्थात वाक्यशेष उक्तात अर्थात वाक्यशेष उक्तात अर्थात अनुक्तम आपद्यते, उक्तात अर्थात अनुक्तम आपद्यते, बोले हुए मतलब से न बोला हुआ मतलब पता चल जाता है। ओके नेक्स्ट, यदि अकीर्तितम अर्थापद्यते अर्थापत्ति नाम यदि एकस्मिन् अर्थे उच्यमाने अनुक्तस्य अपि अर्थस्य बलादागमनं भवति, बलादागमनं भवति बोले तो अपने आप पता चलता है, स्वतः प्राप्ति हो जाती है। आपत्ति का अर्थ ही आपत्ति, आके गिरते तुम्हारे गोद में, तुमने नहीं बोला तो जाके गिर जाता है तुम्हारी गोद में, पकड़ लो, समझ गया। आपत्ति 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 ऐसा मैंने ध्यान रखा, अभी वैसे ध्यान रखना, सही हो गया पता नहीं पर याद सही रह जाता। जैसे ही मैंने बोला कि ये अपने आप पता चल जाता है ना, आपत्ति। अभी उक्ताद अर्थात अनुक्तो अर्थो कथम ज्ञातुं शक्यते इति अवबोधाय अर्थापत्तेः स्वरूप ज्ञानम अपेक्षते। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ से चालू होता है बाल्टी खाल, अर्थापत्ति का स्वरूप क्या होगा। उक्त से अंतर्थ की प्राप्ति प्रतिदेश में होती है, अर्थापत्ति में होती है। अर्थापत्ति में अर्थ की प्राप्ति हो जाती है, अपने आप हो जाती है। अब अपने आप प्राप्ति कैसे होती है, वो क्या बोल रहा है, नक्तम दधि भोजन निषेधा अर्थात आपत्ति। खाना खाने बैठते लोग, रोटी चाहिए रोटी चाहिए रोटी चाहिए, मुझे बोलता नहीं रोटी नहीं चाहिए, क्या करते चावल को ऐसे यहाँ होता है क्या पता नहीं मुझे, वहां होता है। मतलब महाराष्ट्र में जब खाना खाने बैठते हैं तो फिर पहले रोटी परोसते हैं, जब वो रोटी खा के हो जाता है तो पूछते रोटी चाहिए क्या, चावल खाएगा क्या और कितना खाएगा, ऐसा पूछना अच्छा नहीं लगता ना किसी को। क्या पूछते हैं, रोटी लेगा क्या, बोलता नहीं रोटी नहीं लूंगा, इसका क्या मतलब होता है चावल लेगा। अभी वो बोलता नहीं अपने मुझसे चावल परोसो नहीं परोसो तो मांगना ही पड़ता है, वो बात अलग है। पर ऐसा शिष्ट संप्रदाय में ऐसा पूछा नहीं होता, तो क्या बोलते हैं रोटी चाहिए बोलते नहीं चाहिए, उसके लिए चावल परोसा जाता है। पर अब उसने बोला रोटी चाहिए तो उसको दाल भी नहीं परोसी और सब्जी भी नहीं परोसी, तो कैसा होगा। उसने बोला रोटी नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, चावल चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, उसने बोला रोटी नहीं चाहिए तो आपने चावल दे दिया उसको, है ना। ये मतलब आपने क्यों निकाला, अर्थापत्ति से ये अर्थ कैसे निकला, दाल क्यों नहीं परोसा। ओके समझ में आ गया, मेरा सवाल समझ में आ गया। अरे रोटी नहीं चाहिए बोला तो चावल ही क्यों दिया, अच्छा क्योंकि वो पैटर्न दिमाग में है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा अब भोजन पूर्णता की ओर है, तृप्ति के लिए जो प्रसंग चलता है। अच्छा धीरे धीरे अभी बोलेंगे तो मैं बोलेंगे हम अभी उठ जाइए, अभी आपको पता चल रहा है धीरे धीरे, देखिए वो क्या बोल रहा है। पूरे बल में से चुनना है। अच्छा और अच्छा बढ़िया, और में चावल और बना और नहीं देखिए साइंटिफिक देखिए
आप लोग क्लोजर क्लोजर, यू आर अप्रोचिंग क्लोजर क्लोजर. नक्तव्यादि भोजन निषेधात दिवा भुंजित, रात में दही नहीं खाना चाहिए. इसका क्या मतलब हुआ? दूध नहीं खाना चाहिए. क्या क्या आपको बैठी जाना पड़ेगा सर, अभी तो सब बताइए. देखिए अभी समझ लीजिए, ये चीज अगर आप समझ गए तो आपने तंत्र युक्ति पकड़ ली. ओके, देखिए यत्र कस्याम अपि परिस्थित्याम, हिंदी में बोलूं क्या, ये पढ़ने के बजाय ये पढ़ दूं, हिंदी में पढ़ दूं सर, बोल रहे पढ़ दूं. देखो साइंटिफिकली पता चलेगा. यत्र कस्याम अपि परिस्थित्याम दौ वो परस्पर व्यावर्तकौ संभवौ विद्यते. वो परस्पर व्यावर्तकौ संभवौ विद्यते. क्या पता चला? व्यावर्तक होने चाहिए. चावल मिलेगा तो रोटी नहीं मिलेगी भाई, दोनों नहीं खा सकते आप. चावल मिलेगा या रोटी मिलेगी, दोनों साथ में नहीं मिलेंगे. अरे भाई आपके घर में कोई आता है मेहमान, चाय या कॉफी, आपने बोला, इसने बोला मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो कॉफी लेकर देना. क्यों? क्योंकि दोनों साथ में नहीं मिलने वाले हैं. क्यों? क्योंकि वो परस्पर व्यावर्तक हैं. कस्यापि परिस्थित्यां द्वौ व्यावर्तकौ संभवौ विद्यते तत्र एकस्य निषेधेन अन्यस्य स्वयमेव स्वीकरणं भवति. एकस्य निषेधेन अन्यस्य स्वयमेव स्वीकरणं भवति वा एकस्य निषेधेन अन्यस्य स्वयमेव स्वीकरणं भवति. एक स्वीकार कर लो, अन्य अपने आप निकल जाएगा, या अन्य का निषेध कर दो, दूसरा अपने आप स्वीकार हो जाएगा. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें परस्पर व्यावर्तकत्व है. अगर ये परस्पर व्यावर्तक नहीं है तो इसमें अर्थापत्ति नहीं हो सकती. समझ लेना, ये अर्थापत्ति होने की टेक्निक है. कथम भवति? एतेन पद्धत्या भवति, अनेन पद्धत्या भवति. तो स्वीकृतार्थस्य अभिधानं विनापि निराकृतेन शेषार्थ एव परिसंख्यया परिअवतिष्ठति. दो है तो एक का निषेध कर दिया, दूसरा बच नहीं. अगर तीन है जो परस्पर व्यावर्तक है तो भी ऐसा हो सकता है. समझिए. तो अभी एक बात, अर्थापत्यै परिस्थिति ज्ञान अपेक्षते, परिस्थित्यानुसारेण संभव विद्यते. एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं गोली नहीं खाऊंगा, मैं गोली नहीं खाऊंगा. क्या मतलब? हाँ, हम डॉक्टर हैं क्या? मैं डॉक्टर हूं, इसलिए मुझे जब कोई बोलता है गोली नहीं खाऊंगा, ठीक है सिरप पी ले, इंजेक्शन ले, ये अर्थ मैं निकालता हूँ. जब मुझे पेशेंट बोलता है कि मैं गोली नहीं खाऊंगा, तो क्या मतलब हुआ? सिरप पिएगा. तो लेडीज को निकलने नहीं आता, उल्टी करती है. बच्चे उल्टी करते हैं तो सिरप पीना पड़ता है. डॉक्टर को अगर बोला, डॉक्टर को अगर पेशेंट बोलता है कि मैं गोली नहीं खाऊंगा, तो क्या मतलब होता है? देखो एक ही वाक्य है, बच नहीं सकते, वाक्य एक ही. अब यही वाक्य अगर बच्चा अपने पिताजी को बोलता है मैं गोली नहीं खाऊंगा, कैंडी नहीं खाऊंगा, लीमका चाहिए, बिस्किट चाहिए, यही मतलब होता है. आप रोज रोज गोली खिलाते, आज मुझे गोली नहीं चाहिए, आज मैं पोला मतलब एक बच्चा अगर बाप को बोलता है कि मैं आज कैंडी नहीं, गोली नहीं खाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर एक चोर बोलता है पुलिस को कि मैं गोली नहीं खाऊंगा, मैं गोली नहीं खाना चाहता, मतलब मुझे लटका दो, झटका दो, कुछ भी करो, गोली मत मारो मुझे, तो मैं गोली नहीं खाऊंगा. इस एक वाक्य के अर्थापत्ति से तीन मतलब निकले. क्यों निकले? परिस्थिति.
तो अर्थापत्ति से मतलब जानने के लिए आपके ऊपर परिस्थिति का संस्कार होना जरूरी है। अदरवाइज अगर आपको वो दो परस्पर व्यावर्तक संभव पता नहीं है जो संस्कार से या परिस्थिति से पता चलते हैं, तो आप अर्थापत्ति नहीं कर पाएंगे। नाउ what is this? Disjunctive syllogism. Disjunctive syllogism. Okay. पाश्चात्य तर्कशास्त्र में वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है, इस तर्कशास्त्र में ये बहुत एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है, थिंकिंग प्रोसेस है, इसको बोलते हैं डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। इसको बोलते हैं मोरस टोलेंडो टोलेंस, ऐसा कुछ बोलते हैं, मैंने इंटरनेट से चुराया हुआ है। मोरस टोलेंडो टोलेंस, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम, थोड़ा ध्यान से रखना चाहता हूँ। थियरी अपने काम की, ओके, वो क्या बोलती है? व्हाट इज डिसजंक्टिव? Disjunctive is choice between two mutually exclusive events. When there are two events, these two events are mutually exclusive. Okay, what is disjunctive? These are mutually exclusive events, mutually exclusive outcomes. And syllogism is deductive reasoning. So deductive reasoning based on exclusive events, mutually exclusive events. तो ये क्या है? Disjunctive syllogism is valid argument formed in the propositional calculus. ये मैथमेटिक्स में और लॉजिक्स में भी काम आता है। Where P and Q are propositions. P and Q दो चीजें हैं। अगर P है तो Q नहीं है, अगर Q है तो P नहीं है। In Western logic, it's an argument of the form that there are only two possibilities and one of them is ruled out, then other must take place. If there are two possibilities and one is ruled out, the other must take place. That is the arthapatti, that is disjunctive syllogism. Propositional logic which states that if P or Q, see, if P or Q and P is not, then Q is there. If P or Q and P is not, then Q is there. This is arthapatti, is disjunctive syllogism. ओके, इस डिसजंक्टिव सिलोजिज्म अर्थापत्ति जैसा वेस्टर्न लॉजिकल प्रोसेस में है, और इस तकनीक से अपना अर्थापत्ति समझने का क्राइटेरिया जो है वो भी पाएगा। अभी समझ में आ गया अर्थापत्ति क्या होती है? बोलिए। अनेकांत, इसमें ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अभी आपने एक उदाहरण दिया, गोली नहीं खाऊंगा, इस वाक्य से कॉन्टेक्स्ट के आधार पर आपका 3-4 अर्थ निकाल रहा है। तो मैं पहले ये बोल सकता गोली नहीं खाऊंगा, इसका मतलब यही है कोको कोला पीना है। तो यहाँ मुझे ये कंफ्यूजन है, ये अर्थापत्ति है या अनेकांत? अनेकांत कैसे हुआ? अनेकांत में आपको अनेक अंत मिलते हैं ना, आपको कोला भी मिलेगा, गोली भी मिलेगी। बट एक वाक्य का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपका अलग अलग अर्थ आप दिखा रहे हैं। उसको कॉन्टेक्स्ट से कैसे समझे? अनेकांत में क्या होता है? अनेकांत में अनेक पर्याय होते हैं, वो तो सही होते हैं। आपको गोली भी मिलेगी, आपको कोला भी मिलेगा, आपको बंदूक की भी गोली मिलेगी, आपको चॉइस नहीं है। अनेकांत में सब कुछ मिलेगा। इधर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या आपको गोली मिलेगी या तो कोला मिलेगा। बच्चे को पता है, पिताजी ले जाते हैं और गोली खिलाते हैं, अब गोली नहीं चाहिए, मतलब मुझे अलग कुछ तो भी चाहिए। अगर वो म्यूचुअली, अनेकांत में म्यूचुअल एक्सक्लूसिविज्म नहीं रहता, इट इज प्लूरलिज्म, सब बराबर होते हैं। अनेकांतवाद, आर्हतों, समझ गया? ये भी बराबर है। ये स्यातवाद बोला है इसको। स्यातवाद तो मैं गया नहीं, डिटेल में लिखा हुआ मेरे पास, तो उसको कोई जरूरत नहीं है। अपने काम की चीज क्या है? ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। जब आप बराबर बोल सकते हैं। अरे आपने बोला हाथी है, बोली कि आपने कहानी सुनी है कि ये हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। ये हाथी ऐसा होता है, जिसने कुछ पकड़े बोलता हाथी ऐसा होता है, जिसने कान पकड़े बोलता हाथी ऐसा होता है। इसमें से गलत कौन है? सभी बराबर है। इसमें से गलत आप किसको बोल सकते हो? किसी को नहीं। तो इसमें से एक चुना बोला तो नहीं चुन सकते। ऐसा हमेशा होता है। जैसे मैंने बोला नेति नेति, ये वैवर्तक अनेकांत ही है, लेकिन ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं करके आप ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हो ना, तो उसमें क्या है? ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, यही तो बोल रहे हैं आप। समझिए।
और उसमें तो एक नेति में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, पर कुछ एक है जिसकी दिशा में हम जा रहे हैं। नहीं है, हाँ, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसे तो प्रतिपादन कर रहे हो ना, उसी तक सीमित रखिए। नेति 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 तो बोल रहा हूँ ना, ये नहीं है, वो ये नहीं एकांत है। हो गया। सर व्यावर्तन के बाद एक हाँ, जगह जहाँ पहुंचे फिर वो एकांत हो गया। अनेकांत कर लिया। अनेकांत में क्या आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसमें सभी वो क्योंकि सब बराबर है। हाँ? तो अभी हम बात कर रहे थे डिसजंक्टिव सिलोजिज्म के बारे में। इस तरीके से डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, इस फिलोसफी से हम अभी अर्थापत्ति के बारे में किसी को कंफ्यूजन है क्या? हमेशा समझ लीजिए, जहां दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स होंगे, उसमें से एक का सिलेक्शन करना होगा तो दूसरे की आपत्ति हो जाएगी। पाश्चात्य के डिसजंक्टिव सिलोजिज्म नाम विप्रयोगे संवाक्यनादि का संकल्पना विद्यते। तस्याम एक परिस्थित्यौ यदा द्वौ परस्पर व्यावर्तकौ संभवो विद्यते तदा एकस्य निरासेन ग्रहणेन वा अन्यस्य स्वयमेव आपत्ति निरासो भवति। यथा लड्डुकं मोदकं च प्रदर्श्य किं खादितुम् इच्छति इति पृष्टे सति मोदकं न खादयिष्यामि इति वदति चेत् एष लड्डुकं काङ्क्षति इति स्वयमेव स्पष्टं भवति। लड्डू चाहिए या जिलेबी चाहिए, यहाँ से व्यावर्तन कर दिया, आपको एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, तो अपने बोल लड्डू चाहिए जिलेबी ले लेंगे। हाँ, हो सकता है ना विकल्प, नहीं विकल्प में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होता, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होता ना विकल्प में, मतलब यहाँ अर्थापत्ति के हिसाब में वो दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ये मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा। अब विकल्पों में से ही तो एक का चूज करेंगे ना, है ना? तो जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिज्म है तब वहां अर्थापत्ति होती है। जैसे आपको दही खाना है, वो बोलते रात में नहीं खाना है, निश्चित किस चीज का है? हाँ बराबर, रात का मतलब समय का, खाने की क्रिया में विशेष नहीं है। खाने की दो क्रिया है, या तो रात में खाओगे या तो दिन में खाओगे, जिसमें कहाँ खाओगे, तो वो रात में मत खाओ, दिन में खाना पड़ेगा। ये हो गया सब। मैं अभी ये चीज क्यों डिस्कस नहीं कर रहा हूँ पता है, चौथा सेशन यही है। कल हम जो चौथा सेशन लेंगे दैट इज टोटली ऑन तुलनात्मक अध्ययनम तंत्रयुक्तिनाम, तब हम बड़े जोर शोर से झगड़ेंगे। इसमें संभव की तंत्र युक्ति है, कल आएगी संभव नामी का तंत्र युक्ति। संभव मतलब उपपद्धति मानवा। अब जैसे बोला कि तट ही क्यों लिया, प्रवाह क्यों नहीं लिया, प्रवाह में नहीं हो सकता दोष, है ना? इसीलिए उपपत्ति न उपपद्यते, एषो अर्थो ऐसा अर्थ न उपपद्यते, इसलिए अपने कट लिया। हाँ बिल्कुल, देखिए आपका पहला नहीं, अभी आपका जयरामन सर का लेक्चर नहीं हुआ ना। जयरामन सर का लेक्चर जो होगा वो आपको आर्ष शास्त्रों में तंत्र जैसे बाकी टूल्स जो है उनके बारे में पता करें। जो आप बोल रहे हैं ना अभी कि केवल अर्थ, केवल तंत्र युक्ति नहीं है ज्ञान कराने की विधि, बाकी भी आर्ष शास्त्रों में पंचावली वाक्य और बाकी भी विधियां हैं, बाकी भी तकनीकें हैं जो उक्त से मुक्त तो समझ करा, जैसे आपने बोला तो सबका परिचय मिलेगा आपको। ये अपने इतिहास में आता है तंत्र जो सभी
उसको ये कौन सी तंत्र युक्ति बताइए, ये कौन सी तंत्र युक्ति है? पदार्थ पदस्य यः अर्थः यत्र हि अभिक्रियते तस्य तत्र प्राप्ति इति पदार्थः, ये तंत्र युक्ति है। जैसे आपने बोला संयममानैव, आयुर्वेद में रस शब्द 10 अर्थों से प्रयुक्त होता है। आयुर्वेद में रस शब्द 5-6 अर्थों में प्राप्त होता है। जैसे रस से, जैसे बोला मांस रस की प्राप्ति होती है, रस से लवण की प्राप्ति होती है, रस से और नाट्य रस में आयुर्वेद में रस अर्थ जो है वो 2-3 अर्थों में प्राप्त होता है। तो आप किस समय किस अर्थ की प्राप्ति करेंगे? तो उस समय जो अर्थ अभिप्रेत है उस वाक्य में, उससे आजू बाजू उसको जोड़ के उस हिसाब से आप उसको अभिप्रेतार्थ अर्थ देंगे तो ये प्रक्रिया है, पदार्थ होगा। अपने डिस्कशन में नहीं आएगी पर है सब जैसा हाँ ऐसी कंट्रीब्यूटी है योग। तो अब पदार्थ में जो है वो प्रसंग के अनुरूप अर्थ लिया जाता है, और योग में पद योजना करके अर्थ लिया जाता है। तो देखिए so distinctive symbolism, we are at the end of our discussion। समान कंट्रीब्यूटी में क्या भेद है इसका अध्ययन करना चाहिए। जैसे उपदेश योग, उद्धार, प्रत्युत्सा, ये आपको कहीं पता हो, एक मैं बता देता हूँ। उपदेश और योग इसमें क्या फर्क है? पता है आपको? दोनों आप तो आपके नहीं, दोनों आपके बच्चे हैं, तो बुद्धि और नहीं होती। नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। योग मतलब ये नहीं करना है ऐसा, और उपदेश मतलब आप नहीं ऐसा नहीं। दोनों आपका अनुशासन है। उपदेश प्रायः है, नियोग प्रायः नहीं। प्रायः विधि है दोनों, एक अवश्य अनुष्ठेयतया विधि, एक क्या है? हाँ, एक अवश्य अनुष्ठेयतया विधि, और दूसरा अगर पॉसिबल है तो है। जैसे जैसे ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षणार्थम आयुषा, ब्राह्मणे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, ये क्या हुआ? उपदेश। पर कब? स्वस्थः स्यात्, यदा स्वस्थः स्यात् तदा उत्थापयेत्, यदा अस्वस्थः स्यात् तदा सुपेत्। ब्राह्मण मुहूर्त में उत्तिष्ठान का विधि है ना, ये उपदेश है। तो ये प्रायः है, इसमें प्रायिकता किस चीज से बताइए? स्वस्थ इस पद से प्रायिकता बताइए। अगर स्वस्थ है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, अगर वो अस्वस्थ है तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निर्देश नहीं है। इसलिए बोलते हैं ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षणार्थम आयुषा, यदा स्वस्थस्य तदा उत्तिष्ठेत, यदा अस्वस्थस्य तदा न उत्तिष्ठेत। नियम में ऐसा नहीं है। सत्यम वद धर्मम चर, ये उपदेश नहीं है, ये नियोग है। तो मरते भी रहा तो उसको सच ही बोलना पड़ेगा, एक्सेप्शन। सो उपदेशः प्रायिकः अस्ति, नियोगः अप्रायिकः अस्ति, अवश्य अनुष्ठेयतया विधानम् इति नियोगः, तत्र प्रायिकत्वं नास्ति। ओके, परस्पर संबंध, कुछ तंत्र एक दूसरे की पूरक होती है, कुछ तंत्र एक दूसरे के विरुद्ध होती है, कुछ तंत्र युक्तियां जो लगती है वो जैसे उपदेश नियोग है, ये बाकी तंत्र युक्तियों को धो डालते हैं। मतलब उपदेश नियोग है तो बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बस उपदेश नियोग ही करना है। मतलब आप्तवचनत्वात् तस्य यथावत् पालनं करणीयम्,
आपका वचन है ना वो, उसमें उहन नहीं करना आपको, उस पर ज्यादा चिंता नहीं करनी है, ये चिंतन के विषय नहीं है। इसमें युक्तित्व क्या है? उपदेश और नियोग में ये पहचानना कि ये उपदेश और नियोग, इसमें दिमाग नहीं दौड़ाने का, कर बोला तो करने का, उसने बोला ना उठो तो उठने, इसमें तो युक्तित्व है। उपदेश और नियोग ये आपको वचन है, उसका यथावत पालन करना है, इस पे उहन चर्चा नहीं करना है इसमें। तो जो इस हिसाब से हम यहाँ अपना पहला सेशन कंक्लूड करते हैं, आपको पड़ेगी